बाजार की साइकोलॉजी। दोस्तों, अब जामतारा के युवा स्कैम कॉल्स में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों की बारीकियों को समझ चुके थे। ये सभी लोग अब इंग्लिश बोलने की थोड़ी बहुत समझ रखने लगे थे। साथ ही बैंकिंग सेक्टर से जुड़े टर्म्स, ट्रांजैक्शन का तरीका और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल मनी ट्रांसफर में कैसे करते हैं, इन जैसे कामों में भी ये लोग अब महारत हासिल कर चुके थे। और अब बारी थी ये समझने की कि इन स्कैम कॉल्स का शिकार किन लोगों को बनाया जाए। हालांकि जिस तरह का मीडियम स्कैम कॉल्स के लिए यूज किया जाना था, उससे लोगों को उनकी डेमोग्राफी जैसे कि एज, इनकम के हिसाब से बांट पाना मुश्किल था। या यूं कहें कि अगर ये पॉसिबल था, तब भी इन लोगों के पास इसके लिए कोई रिसोर्स जुटाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत सारे लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व कर लेते, जिससे कि इनकी मुसीबतें और बढ़ जाती। इसलिए इन्होंने फोन पर रैंडम कॉल्स लगाना ही बेहतर समझा। इस बात का फायदा ये था कि इनका टारगेट अब कोई भी वो इंसान हो सकता था जिसके पास बहुत सारी दौलत थी, और अब इनके टारगेट की गिनती भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन इसका नुकसान ये था कि लोगों की इनकम, टेक्निकल नॉलेज और एज पता ना होने की वजह से ये कई लोगों को फंसाने में नाकाम रहते थे। यानी मान लीजिए कि अगर एक दिन में ये लोग 200 लोगों को कॉल लगा रहे हैं, तो मुश्किल से 20 लोग ही ऐसे मिल पाते थे जिनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते थे, या जो लोग फंस सकते थे। और ऐसा भी नहीं था कि जिन लोगों को टारगेट किया जाना था वो सिर्फ आम आदमी थे, बल्कि इसमें बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, फिल्म स्टार्स और नेता भी फंस जाते थे। ये इस बात पर डिपेंड करता था कि जिस नंबर पर कॉल लगाया जा रहा है वो नंबर किसका है, क्योंकि जितने बड़े लोग होते उतने ही ज्यादा रकम मिलने के चांस रहते थे। हालांकि कई बार ऐसा भी होता था कि किसी इंसान के बैंक अकाउंट में ना के बराबर ही पैसे मिलते, जिससे इन लोगों को सिर्फ मायूसी हाथ लग। इसका मतलब ये पूरा काम लक पर भी डिपेंड था। इसलिए कई बार सभी कॉलर से पैसे मिल जाते, तो कई बार पूरा दिन खाली ही बैठना पड़ता। दोस्तों, जामतारा के इन स्कैमर्स के लिए हर किसी को अपनी बातों में फंसाना आसान नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान को बातों में बहलाकर पैसे निकलवाना बेहद ही मुश्किल काम है। इसके लिए ये स्कैमर्स लोगों की साइकोलॉजी पर चोट करते। ये लोगों से कॉल करके बताते कि आपके एटीएम कार्ड ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर ये लोगों से कहते कि आपके अकाउंट में इंफॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत है। इनके ऐसा कहने से लोगों की साइकोलॉजी इस तरह की हो जाती जैसे कि उन्होंने कुछ खो दिया है, या खराब हो गया है, या कोई चीज उनसे छूट गई हो। इसी के साथ उनकी ये कोशिश रहती कि ये एटीएम कार्ड सर्विस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर इसी सोच का फायदा ये स्कैमर्स उठाते थे और आम लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। यहाँ लोगों की सोच का एक कारण यह भी था कि अब क्योंकि बैंक से जुड़े काम हमेशा वक्त लेते हैं, जिसके लिए उन्हें कम से कम 2-3 बार बैंक जाना पड़ता है। समय की बर्बादी के साथ साथ इस दौरान इन लोगों की जरूरतों पर भी काफी असर पड़ता है। और जब ये स्कैमर्स बैंक से जुड़ा काम आसानी से करने का वादा कर रहे हों, तब लोगों का उनकी बातों में फंसना नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, उस दौरान इंटरनेट बैंकिंग भी लोगों तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए बैंक के चक्कर लगाना आम बात थी। साथ ही लोग बैंक से जुड़े फॉर्म भरने और अफसरों के पास अपनी प्रॉब्लम बताने में वक्त बर्बाद करने से बचना चाहते थे। इसीलिए उन्हें स्कैमर्स का किया हुआ वादा और सर्विस बेहद आसान लगी, जिसकी सजा उन्हें पैसे चुकाकर भुगतनी पड़ी, जिसका असर उन पर लंबे वक्त तक रहा और फाइनेंशियल के साथ साथ उनकी मेंटल कंडीशन भी खराब हुई। दोस्तों, बैंक एग्जीक्यूटिव या बैंक मैनेजर बनकर लोगों को ठगने के साथ साथ ये स्कैमर्स लोगों को लॉटरी लगने का भी लालच देते थे, और इस लालच के चक्कर में आकर एक आम इंसान अपनी सालों की कमाई भी इन स्कैमर्स को दे बैठता। बड़े से बड़े लोग, समझदार और नौकरी पेशा लोग भी खुद को इनकी बातों में फंसने से नहीं रोक पाते। कुल मिलाकर ये स्कैमर्स 2 तरह की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। पहली थी कि लोगों को किसी कमी का डर दिखाना, और दूसरी थी कि लोगों को लालच देना, जिससे कि वो उनकी बातों में फंस सकें। फिर धीरे धीरे जब स्कैम कॉल्स का चलन बढ़ रहा था, तब एटीएम कार्ड या नया नया मार्केट में आया था, और ये एटीएम कार्ड ज्यादातर लोगों के पास मौजूद भी नहीं था। और जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड था, वो इससे जुड़ी टेक्निकल चीजों से ज्यादा वाकिफ भी नहीं थे।
वो इस बात से अनजान थे कि बैंक एग्जीक्यूटिव भी उनका एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी कभी नहीं मांग सकता और न ही इसे इसकी जरूरत होती है। और उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि किसी दूसरे इंसान के साथ अपना एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी शेयर करना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ बैंकों ने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया था कि लोगों को एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी से जुड़ी सेफ्टी और सेफ ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस समझाई जाए। इसीलिए इस बात का फायदा जामतारा के स्कैमर्स ने उठाया और एक झटके में लोगों के पैसे और नींद उड़ा दी। हालांकि अब पिछले कुछ सालों में आरबीआई और बाकी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को जागरूक करने का काम किया है। इन बैंकों ने अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए अपने कस्टमर्स को ये बात समझाने की कोशिश की है कि अपना ओटीपी और 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और जामतारा के स्कैम कॉल्स को देखते हुए ये भी बताया जाता रहा है कि बैंक एग्जीक्यूटिव को भी किसी कस्टमर के 16 डिजिट के एटीएम कार्ड नंबर या 4 डिजिट का पिन और ओटीपी की जरूरत नहीं है। इसके साथ एटीएम कार्ड से जुड़े फीचर्स में भी इजाफा हुआ है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज के जरिए कोई भी कस्टमर अब अपने एटीएम कार्ड पर ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकता है, जिससे कि सेट की गई रकम से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने से पहले बैंक आपको अलर्ट कर देगा और साथ ही एक दिन में ट्रांजैक्शन लिमिट भी लगाई गई है। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जामतारा के इन स्कैम कॉल्स और स्कैमर्स ने यहाँ के लोगों की जिंदगियों पर किस तरह से असर डाला। हम जानेंगे कि किस तरह यहाँ की गलियां देश के बाकी हिस्सों में बदनाम हो गईं और वो कौन से ऐसे गांव थे जो इस काम में सबसे आगे थे।